बुनियादी वजह ये है कि हमारी खुराक में थोड़ी सी चेंज करें। वो खाएं कि बोन मजबूत हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ विटामिन्स हों। हम फालतू चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, तो हमारी बॉडी में किधर। और सबसे बड़ी बात है कि यूरिया खाद ने सत्यानाश किया हुआ है, समझिए। उसमें अब ताकत ही नहीं बनती, पहले नेचुरल खाद से बनती थी। अब ये ताकत बनती कैसे, मुझे गालिब आप बताएं, ये कैसे हम अपनी हड्डियों को ये ताकत दे सकते हैं? अच्छा, पहले एक छोटी सी अर्ज, अभी बात हो रही है घुटने की ख़राबी की। हम मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिसमें नी रिप्लेसमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ता हो रहा है। नी इंजरी या कुछ इश्यूज़ वो यकीनन एक एलिमेंट है इसमें, लेकिन बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ना वो है फुट टाइप। हम लोग अपने तलवों को चेक नहीं करते। जैसे कि एक टाइप होती है फ्लैट फुट, फिर आर्ची फुट, फिर माइल्ड फ्लैट फुट। मैं भी मुल्क से बाहर गया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुल्क घूमा। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे मुल्कों में जितने भी बड़े मॉल्स हैं उसमें कियोस्क लगे हुए होते हैं जो कि आपके फुट टाइप को देखकर उसको जज करके और उस हिसाब से आपके लिए जो हम ये कहते हैं कि जूते बना रहे हैं और सोल बनती है, बना रहे हैं, तो वो हर बंदे का अलग अलग वो बना के देते हैं। और उससे मैंने ऐसे लोगों देखे हैं। दुबई की अगर बात करूं तो मेरे पास एक पेशेंट है जिन्होंने सिर्फ अपना सोल चेंज करके नी रिप्लेसमेंट अपनी ख़त्म की है। डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट को सजेस्ट की भी थी, बट वो बेहतर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, बट कंपैरेटिवली वो इस काबिल हो गई कि अपने रूटीन ऑफ लाइफ के जितने भी काम हैं वो कर रही हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं नी ख़राब करने पे, अपने घुटने ख़राब करने पे, उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल हमारी चप्पलों का और हमारे अच्छे सोल्स ना होने का है। थैंक यू गालिब फॉर सेइंग दिस, क्योंकि ये वाकई ऐसा पॉइंट था जो हमने अपनी डिस्कशन में मिस कर दिया कि हमें हमारी जूतों की सिलेक्शन कितनी मैटर करती है। हम सिर्फ ये देखते हैं ख़वातीन की अगर बात करें, इवन मर्द की भी, कि ये जूता हमारे किस किस कलर के जूते सूट से चलेगा, मैच करेगा। हम कभी भी उसके सोल को नहीं देख रहे होते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने घुटने, इवन अब मैं नई रिसर्च की बात करूं तो इस वजह से जो फ्लैट फुटेड लोग होते हैं या जो बहुत ज़्यादा आर्ची जिनका फुट होता है वो अपने उसका ख्याल नहीं रखते पाँव का, उनके घुटने तो ख़राब होते हैं बट उनके लंबर पे भी इशू आता है जिसको हम मोरे कहते हैं, L4 L5। उसमें भी कंप्रेशन आता है, उसमें भी सूजन आती है, जिसकी वजह से उनका पूरा पोस्चर ख़राब हो जाता है, चलने का भी और ओवरऑल हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मैं तो सोची एक दिन हम फिर ना ये स्पेसिफिकली हमें जूते खरीदते हुए क्या अपने सोल को देते, पाँव के तलवों को देखते हुए कैसे जूते खरीदे चाहिए, हमें तो इस पर भी शो करना चाहिए, क्योंकि वाकई सिर्फ ये नहीं, ये आपके घुटने या आपकी कमर या मोहरे हर चीज से बर्बाद हो जाएगी। है हमारी जिस्म का पिलर है जो अगर टेढ़ा होगा तो पूरी बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे बात भी कर लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। मैं अहमद बात कर रहा हूँ सरगोदा से। मेरी एज मैम 48 ईयर है और मैं ऑफिस में 4 से 5 घंटे काम करता हूँ। तो मेरा इशू ये आ रहा है कि पिछले 1 साल से मेरी राइट लेग या राइट आर्म दोनों में से एक जो है वो कामता है। मुख्तलिफ बॉडी पोजिशन में बाज़ का बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और बाज़ का कामता है। मैं वॉक भी करता हूँ और इसके अलावा मैंने इसको मुख्तलिफ ऑर्थोपेडिक सर्जन से चेक भी कराया था, मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी चेक कराया था। उन्होंने मुझे एक साहब ने तो मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन दी हुई है। इसके अलावा ये जो है बात सर्टन बॉडी पोजीशन ऐसी है, छत पर आप कुछ कामता है, नीचे सीधा करने को नहीं कामता, लेटे हुए नहीं कामता, चलते हुए नहीं कामता, बैठे हुए जब किसी काम पे कंसंट्रेट करता हूँ तो फिर ये मुझे इशू होता है, राइट लेग या राइट आर्म दोनों में से। इसके अलावा लोअर बैक पेन भी मुझे पिछले कुछ महीने 6-7 महीनों से, इसके लिए अगर कुछ मेरी हेल्प कर दे तो सही। अच्छा, मुझे आपसे अहमद भाई बताइएगा, आपने अपनी नेचर ऑफ जॉब क्या बताई थी? ऑफिस पार्क है मेरा 4-5 घंटे का डेली। ठीक है, ठीक है। और अभी आपको डॉक्टर ने डिप्रेशन की मेडिसिन भी दी हुई है? जी ठीक है। कोई एंग्जाइटी की शायद आपको है? हाँ जी, वो कुस्तान और वो मोरसेट दी हुई है उन्होंने मुझे। ठीक है, ठीक है अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, आप ऐड करना चाहिए, फिर बाकी पैनल के पास भी आते हैं। जी, दूसरी अगर मैं बात करूँ फुट टाइप के अलावा, हम लोगों का एक रूटीन हो गया, अगर आप 40 साल से ज़्यादा हैं खातून ख़ास तौर पे, तो कैल्शियम दबा के लेना शुरू कर दें। कैल्शियम आपकी ज़रूरत है, कैल्शियम की एक टैबलेट आपने डेली लेनी है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं 10-10 साल से ले रहे हैं कैल्शियम की एक गोली डेली। आज की तहकीक ये कहती है कि ज़्यादा कैल्शियम लेने से कैल्सिफिकेशन इन आर्टरीज हो जाती है, दिल की शरियानियों में कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि 12% पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो 12 से 13% ख़वातीन को हार्ट अटैक कैल्शियम ज़्यादा लेने की वजह से हो रहा होता है। तो कैल्शियम लें ज़रूर, बट अपने टेस्ट करवाने के बाद लें। अब आपका कैल्शियम लेवल कम है, ज़रूरत है तो लें। ये जो रूटीन में हमने एक आदत बना ली कि 40 साल से आप ऊपर हैं तो कैल्शियम लेना स्टार्ट कर दें और ता हयात आपने लेना है, ये एक बहुत बुरा अमल है जो कि आपको दिल के अमराज में भी मुब्तला कर सकता है। अच्छा, गालिब जिनकी भी कॉल आई है वो बता रहे हैं कि जिनके हाथ कांपने लग जाता है, फिर उनको डॉक्टर ने भी डिप्रेशन की भी मेडिसिन दी हुई है और वो एक ही पॉजिटिव, ऑफ कोर्स ऑफिस वर्क है, आप मैं भी अगर 2 घंटे बैठती हूँ तो मैं
शायद ही टोटल मिला के 15 मिनट होंगे जब मैं सही पोस्टर के साथ बैठी हूँ, वरना मैं भी ऐसे बैठी होती हूँ यूँ बते कहीं ना कहीं लमकी होती हूँ मैं ना। तो इस उनके कॉलर का आपको कुछ उनको कहना चाहेंगे? मैं एक नुस्खा भी अर्ज करता हूँ, जी जी, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट कभी कभी कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी इस तरह की होती हैं जो इस तरह की मसलर डिस्ट्रॉफी या मसल्स की वीकनेस का बायस बन रही होती हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तशखीस डॉक्टर कर सकता है जो कि आपको मेडिकेशन दे रहा है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं रेमेडी की, जिसमें ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों में इन्फ्लेमेशन प्लस हड्डियों में एक ताकत की जो ज़रूरत है, ख़ासकर अगर मैं बात करूँ तो 30 की एज से लेके ये ओवर टिल 60-70 लिया जा सकता है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसमें मैं 6 चीज़ें लूँगा। इससे सबसे पहले मैंने लिया सिंघाड़ा खुश्क। अच्छा, हम ना सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन उन ख़वातीन के लिए भी है जो कि बच्चा जब बेबी डिलीवर करने के बाद वो भी अब लड़कियाँ शिकायत करती है कि जी हमारी हड्डियाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल फारिग हो गई हैं। बेसिकली अगर मैं इस नुस्खे की बात करूँ तो ये एक मल्टीविटामिन पाउडर टाइप है जो कि हड्डियों की तक़वियत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसे मैंने सिंघाड़ा खुश्क लिया है तकरीबन 10 ग्राम। गोंद कतीरा आजकल एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं, और ये बहुत अच्छा किरदार अदा करती है घुटनों के लिए और हड्डियों की तक़वियत के लिए। पंजीरी में भी डलती है, बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 5 ग्राम ली है। इसमें मैंने सौंठ ली है 5 ग्राम। मूसली सफ़ेद या इंडियन मूसली या सफ़ेद मूसली के नाम से मिल जाती है, और इंडियन हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये तकरीबन मैंने ली है 10 ग्राम। तकरीबन इसमें 10 ग्राम मैंने ऐड कर दी। सूरनजान शीरी बहुत कॉमन हर्ब है, और ये मैंने ली है तकरीबन 10 ग्राम। और लास्ट में मैं इसमें जो ले रहा हूँ वो दालचीनी ले रहा हूँ जो कि 10 ग्राम है। सिंघाड़ा खुश्क, गोंद कतीरा और सौंठ ये मैंने 5-5 ग्राम ली है। मूसली सफ़ेद, दालचीनी और सूरनजान शीरी ये मैंने 10-10 ग्राम ली है। तो ये तकरीबन 45 ग्राम्स का एक पाउडर बन जाएगा। इसको पीस के रख लें। रात को सोने से पहले और सुबह उठ के आधा चाय का चमचा दूध के साथ अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो ये तमाम आपके हड्डियों की तक़वियत के लिए, इश्यूज़ के लिए एक बेहतरीन दवा है, और कोई भी किसी भी किस्म का इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सिंघाड़ा खुश्क और मूसली सफ़ेद जो कुछ लोगों को पेट में हल्की सी मरोड़ की कैफियत करता है। तो मैंने इसमें सौंठ का इजाफा किया ताकि वो गैसेस प्रेशर को भी बेहतर करे और वो जो उससे साइड इफेक्ट होने का चांस है वो ना हो। अच्छा, दूसरी रेमेडी जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो है एक ऐसा तेल जो कि आप घर पे बना सकते हैं और किसी भी किस्म का मालिश कर सकते हैं, और ये किसी भी किस्म का पेन हो या इन्फ्लेमेशन हो हड्डियों में तो ये काम आ सकता है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, खुला हुआ ज़ख़म अगर हो, कोई स्किन की इरिटेशन हो तो ये तेल यूज़ नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 200 ग्राम सरसों का तेल लिया है। तो सरसों के तेल में कितनी अफादियत होती है? बहुत। इसमें मैंने तकरीबन 8 से 10 लौंग ऐड करूँगा। इस तेल को हम गर्म कर लेंगे, जब ये हीटिंग पॉइंट पर आ जाएगा तो 8 से 10 लौंगे ऐड की मैंने। आंबा हल्दी एक बहुत अच्छी दवा होती है हड्डियों के हमारी सूजन को कम करने के लिए, जो कि हम नॉर्मली पेस्ट बना के भी लेप कर सकते हैं और इस तेल में भी यूज़ हो सकता है चोट पे। ये तकरीबन 10 ग्राम ली है। रतन जौत ये इस तरह का एक होता है, रतन जौत मैंने इसमें 5 ग्राम लिए। जैसे जली हुई लकड़ी या जला हुआ कोयला होता है, अच्छा। ये इस तरह का होता है, और ये मैंने इसमें 5 ग्राम लिया। इस तेल को मैं बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आ जाऊंगा, इतना कि ये इसके जो जड़ी बूटियां हैं ये इसमें एक अपनी खवास डाल दें। उसके बाद इसका रंग भी तब्दील हो जाएगा, रंग भी तब्दील, थोड़ा सा एक जलने की एक स्मेल टाइप आएगी। इसके बाद मैं इसको छान लूँगा और इसमें तकरीबन इतना 2 ग्राम कैम्फर है, ये काफूर कैम्फर मैंने डाला, और कैम्फर वो वाला नहीं जो एक पैकेट्स में मिलता है, ये एक देसी कैम्फर है जो कि आपको पंसारी से मिलेगा। ये तकरीबन 1.5 से 2 ग्राम, और ठंडा होने के बाद। और इसमें मैंने पीपरमिंट ली है जो कि 3 से 4 टुकड़े बस आप इतने से ले लें। ये इसको डालकर रख लें, ये ख़राब नहीं होगा तेल, और आप ताहयात इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी ज़रूरत होती है। इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, और इसको रोज़ाना रात को सोने से पहले लगा लीजिए, चाहे वो लंबर का इशू हो, बच्चे भी लगा सकते हैं, बच्चों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं, बट आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी स्किन थोड़ी सी डेवलप अच्छी हो चुकी हो। ये सर्वाइकल इशूज़ को भी बेहतर करेगा, या आपके लंबर इशूज़ को भी बेहतर करेगा। घुटने में, एंकल में, कुछ लोगों को पिंडलियों में खिंचावट वाला दर्द होता है रात को सोते वक्त, तो वो भी अगर इसको एप्लीकेशन करके इसकी सोएंगे, लगा के सोएंगे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक जो कॉल भी आता है और वो कहते हैं जो उनको डिप्रेशन की जो गोली से, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो गम है, जो एग्जाइटी है, वो लिटरली हमारी जोड़ों में जाके, हमारी हड्डियों में जाके बैठ जाती है। वो जो ये बात भाई कह रहे थे ना कि उनका हाथ कांपता है, वो मेरे लिए काफ़ी कंसर्निंग बात होगी कि ये ना हो कि ये उनके लिए कोई बड़ी ख़तरनाक चीज़ साबित हो आगे, क्योंकि ये कहते हैं ना आपकी बॉडी मतलब आपको साइन दे रही है। बिल्कुल, नर्व्स का असल में इशू है ये जो हाथ कांपता है ना उनका, ये नर्व की कमज़ोरी की अलामत है। ज़्यादातर वैसे कॉमनली विटामिन B12
की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और अगर उसके पीछे या तो फिर कोई सर्वाइकल का इशू है उनका, या उनका लंबर का इशू है, जिसमें जैसे कि अभी उससे पहले भी जो कॉलर की कॉल थी जिनको पट्ठों में दर्द था, गर्दन का दर्द था, तो वो उनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का केस है वो। यानी कि उसको और डायग्नोस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं से नर्व कंप्रेशन भी था, क्योंकि हाथ भी सुन होते थे उनके और गर्दन ऊपर भी सुन हो रही थी। इसका मतलब है कि नर्व दब रही है। अच्छा, नर्व दबती है अमूमन डिस्क बल्ज की वजह से, या तो डिस्क बल्ज से दबती है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो होती है ना वो सबसे पहले होती है मस्कुलर स्पैज़म से। यानी जब हम बहुत ज़्यादा गलत पोस्चर पे बैठते हैं ना तो हमारे मसल्स पे लोड आता है, फिर जब वो मसल्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो स्टिफ हो जाते हैं, और उसके बाद फिर कर्वेचर जो एक होता है, नेचुरल कर्व होता है हमारी, यानी 4 कर्व्स होते हैं रीढ़ की हड्डी में, 2 आगे की तरफ होते हैं जैसे हमारे लंबर का और सर्वाइकल का, और 2 पीछे की तरफ होते हैं जो थोरेसिक का और हमारा सैक्रल रीजन है। तो उसमें जो है ना, अगर ये यानी जब वो मसल्स स्पैज़म में आ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तो वो हड्डी का कर्व जो है उसको सीधा कर देते हैं, और जब वो सीधा हो जाता है तो वो सारे जो मोहरें आपस में करीब करीब हो जाते हैं, उनके बीच के अंदर जो डिस्क होती है जो फाइबर की बनी हुई होती है वो दबना शुरू हो जाती हैं, पैक हो जाती हैं वो, और फिर उससे क्या होता है, दबने से वो थोड़ी सी दब कर फैल जाती है साइड्स में, जिसको हम डिस्क बल्ज बोलते हैं, और उससे वो नर्व्स दबना शुरू हो जाती हैं जो निकल रही हैं हर 2 मोहरों के बीच में से, और वो नर्व कंप्रेशन जब आता है तो फिर हमारी उंगलियां सुन होती हैं, फिर चक्कर भी आते हैं, वो सुन जो है वो सर में भी जा सकता है, नीचे भी, और वो एक्चुअली हमारा शुरुआत कहाँ से होती है, इस मसल के ट्रेपीजियस मसल की स्टिफनेस की वजह से। तो हिजामा से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रेपीजियस को टारगेट करते हैं, और तकरीबन 9 पॉइंट्स इसके ऊपर लगते हैं, जिससे कि हमारा पूरा मसल रिलैक्स हो जाता है 2 to 3 सेशंस के अंदर, और जब मसल रिलैक्स होता है तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। जो सेशंस होते हैं इसमें गैप कितना होना चाहिए? 1 हफ्ते का मिनिमम। ये डिपेंड करता है कि हमारे कट्स कितने सही लग रहे हैं। अगर हमने स्क्रैचेस लगाए हैं सिर्फ सुपरफिशियल जो कि विद इन एन आवर हील हो जाएं, 2 घंटे बाद पेशेंट नहा सके, तो फिर ये 1 हफ्ते बाद आप रिपीट कर सकते हैं। अगर डीप कट लगाएंगे तो वैसे मेरे हिसाब से वो गलत है। कुछ लोग लगाते हैं डीप कट्स, लेकिन वो सही नहीं, क्योंकि उसमें आपकी कैपिलरीज कट हो जाती हैं जो डर्मिस में होती हैं, और फिर आपका फ्रेश ब्लड ज़ाया होता है। जब हम बिल्कुल सुपरफिशियल स्क्रैच करते हैं, किसी ऐसे बंदे के पास ना जाएं जो फिर बहुत से लोग तो ये भी शिकायत करते हैं कि जो उनके निशान रह जाते हैं। हाँ, वो जब ही रहते हैं जब आप डर्मिस तक पहुंच जाते हैं। आपने अगर एपिडर्मिस को पूरा क्रॉस कर दिया ना तो फिर आपके वो डीप भी हो जाएगा, निशान भी परमानेंट स्कार बन जाएगा, और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी एक्सेसिव। डॉक्टर भाई, ये जो वो जो भाई को मैं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लगी, बहुत सारे आजकल नौजवान लोगों में देखती हूँ, खुद भी मैंने फील किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेस में आ जाते हैं, जॉ लॉक हो जाता है। ये मैंने भी अपना फील किया है कि जॉ लॉक हो गया है। और ये भाई कह रहे हैं कि जब वो स्ट्रेस में आते हैं, फोकस में आते हैं, उनका हाथ कांपने लग जाता है। ये उनकी बॉडी क्या कह रही है उनसे, जो कि उनको समझ नहीं आ रहा? अच्छा, देखिए, इनका जो सिंपल केस है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ही केस है, और इसको समझने के लिए सर्वाइकल स्पाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो स्कल होता है वो पहले और दूसरे मोहरे के ऊपर रेस्ट करता है बेसिकली, ठीक है। और अगर हम जैसे जैसे गर्दन बेंड करते जाते हैं, हमारी अंदर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जो मोहरों के आसपास जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं, वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो गिव वे कर जाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं। तो जब भी आप बेंड करते हैं, माइक्रो मूवमेंट्स, एबनॉर्मल माइक्रो मूवमेंट्स आपके मोहरों के दरमियान में होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी नर्व्स प्रेस होना शुरू हो जाती हैं, और उसी की वजह से फिर आपको आर्म में पेन आ सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, कानों में रिंगिंग हो सकती है, आपको चेस्ट में पेन आ सकता है। तो गर्दन का दर्द बहुत जगहों पे रेडिएट कर सकता है, बैक ऑफ द स्कैपुला के मिडल में जा सकता है, हेड में जा सकता है, चेस्ट में आ सकता है, आर्म में जा सकता है। तो ये सारे सर्वाइकल इश्यूज़ हैं, और क्योंकि ब्रेन स्टेम यहाँ ही लाई करता है, अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर देखें तो उससे ऊपर ब्रेन स्टेम है, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस उनको हाथ में फील हो रही है या ट्रेमर्स हो रहे हैं, वो नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स हैं सारे। सही। अच्छा, मैं गाली तो बात जी एक सेकंड आप जी सारी जो सुना रहे, ओहो, तो सारे सही सुना रहे ना। हाँ, एक बात सुनो, बॉडी के अंदर 7 कलर है, जब ये डिस्टर्ब होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो मुख्तलिफ डिजीज पैदा होती है। इसको बैलेंस करने के लिए हज़ारों साल से डॉक्टर तो अभी आए 200-250 साल पहले। इससे पहले क्या होता था? तबीब नहीं होते थे, होते थे तबीब होते थे। डॉक्टर की बात करो, केमिकल यूज करने वाले, डॉक्टर भी केमिकल यूज नहीं करते, केमिकल होता है। अच्छा, आप रंगों पे बात करें, बात सुन लो ना, डिप्रेशन के बहुत बेहतरीन इलाज। वो भी कि वो भी मुस्कुरा रहे हैं, गाले कम ही मुस्कुराते हैं। चक्कर है कि इतना हम बताते हैं जैसे, हाँ, तो सब चीजें बतानी चाहिए ना। तो ये शॉर्ट कट है। जूडो कराने वाला इतनी ये करता, वो गोली मारने वाले गोली मारता, कहानी खत्म हो जाती है, वही घंटे तक वो उसको डराता रहता है। आप रंगों से तो गोली मारे हैं? ये रंग गोली से ज्यादा तेज है, 100%। अच्छा जी, 100%। अच्छा, बताएं। ये देखो डिप्रेशन का जिसको है, छोटी उंगली, हाँ, ये इधर दोनों पे, बोथ पे ट्राई करके देखें, गोलियां छूट जाती हैं डिप्रेशन की इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। काला, हाँ, ये दो डॉट्स लगा दें। और
और लेफ्ट एज पे ही हम 12 प्लस। ये जिसको हैप्पीनेस नहीं होती है, जिसको बहुत ही डिप्रेशन के शिकार, ये दोनों लगाएंगे तो खत्म हो जाएगी। 7 डे में खत्म हो जाएगा। 7 दिन में जी आपने एक डॉट ब्लैक ऊपर लगाना है, एक ब्लैक डॉट नीचे लगाना है, डिप्रेशन कम हो जाएगा। यहाँ पे आपने 12 प्लस लिखना है, जो मेरे इस तक लिखा भी हुआ है 12 प्लस, वैसे गेम 12 की है, 12 प्लस आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जी आपने वो जो ब्लैक डॉट था वो लगाना है। दूसरा था पार्किंसन, पाकिस्तान, हाँ हाँ, जिसको राशा भी बोलते हैं उर्दू में। तो इसके लिए इजी है कलर से इलाज। ये ब्राउन रंग की टोपी पहने अगर मर्द है तो, अगर औरत है तो स्कार्फ पहने ब्राउन कलर का। और लेकिन धूप लगनी चाहिए फिर उस पे। धूप वूप छोड़ो ना, डे हो देखो बात सुनो, वो तो ज्यादा है ना, औरतें कहाँ जाएंगी बाहर, क्यों नहीं जाएंगी? बाबा सहन में काम कर लें थोड़े से, धूप डायरेक्ट नहीं, उसकी शाइनिंग हो। ओके, हाँ मतलब डे लाइट हो बस। हाँ डे लाइट हो, हाँ रोशनी आप ये कर ले। और सिंपल से एक ब्राउन रंग का कोई मार्कर ले, इधर और इधर। इंशाल्लाह विदाउट मेडिसिन महीने दिन में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, अब मैं बताऊं उनका, देखिए कुछ लोग B12 की कमी लाजमी होगी, B12 आप लें। अच्छा क्या होता है कि हम मैदे के अमराज के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं ना, उससे हमारा B12 कम हो जाता है।